फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। हमारे इतिहास में राजा पोरस को वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। राजा पोरस कौन थे, इसके बारे में भी अधिक जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है, जबकि हमारे इतिहास में मुगल आक्रमणकारियों के बखान भरे पड़े हैं। जबकि सच ये है कि भारत का इतिहास आज राजा पोरस के कारण ही सिकंदर से बचा हुआ था। हमारे इतिहास में लिखा गया है कि सिकंदर ने पोरस को हराया, जबकि पोरस ने सिकंदर को हराकर उसको जीवन दान दिया था। अगर सिकंदर पोरस से जीता होता तो वो पोरस के बाद मगध साम्राज्य पर हमला करता, जो कि उस वक्त भारत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था। इतिहास में कहीं भी मगध साम्राज्य और सिकंदर के बीच में टकराव का वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि सिकंदर राजा पोरस से हारकर झेलम के तट से ही वापस लौट गया था। इसके साथ ही सिकंदर के हारे हुए सेनापति सेल्यूकस को अपनी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त की शादी करवानी पड़ी थी। क्या कभी कोई जीता हुआ राजा अपनी बेटी की शादी अपने शत्रु से करवाएगा? आइए जानते हैं कि पोरस के समकालिक इतिहास को नए नजरिए से। राजा पोरस का असली नाम राजा पुरुषोत्तम था, जिनको राजा पुरु भी कहा जाता था। चूंकि भारतीय इतिहास को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था, इसलिए राजा पुरु के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो भी जानकारियां उपलब्ध हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सूचना और मंदिरों, कहावतों और खंडहर की दीवारों में मिली हैं। बाकी का उल्लेख यूनानी इतिहास में है और यूनानी इतिहास में राजा पुरु को राजा पोरस लिखा गया है। इसीलिए राजा पुरु को राजा पोरस कहा जाता है। तथ्यों के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार राजा पोरस ने 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक शासन किया था। राजा पुरुषोत्तम पुरु वंश के राजा थे और इनका साम्राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच में और आसपास तक फैला हुआ था। राजा पुरु ने जब सिकंदर से लड़ाई की तब राजा पुरु की उम्र 50 वर्ष के करीब थी। वह काफ़ी लंबे और तगड़े मांसपेशियों से भरे शरीर के थे। सिकंदर के दिमाग में विश्व विजेता बनने का विचार उस वक्त के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने डाला था। सिकंदर ने राजा बनने के लिए पहले अपने चचेरे सौतेले भाइयों को मार डाला और फिर वो मकदूनिया, जो प्राचीन यूनान का एक प्रांत है, उसका राजा बन गया। उसके बाद सिकंदर के गुरु अरस्तु ने सिकंदर को विश्व विजेता बनने का विचार दिया और सिकंदर ने उसे बहुत ही गंभीरता से लिया। सिकंदर अपने विश्व विजेता बनने के अभियान पर था। उसे कई लोगों ने भारत की समृद्धि के बारे में बताया था। सिकंदर ने जब भारत पर हमला किया, जो उसने तक्षशिला के राजा अंबी को हराया। राजा अंबी ने उसे इतनी सारी दौलत दी कि सिकंदर विस्मित हो गया। उसने सोचा कि जब एक छोटे से राज्य में इतना धन है तो पूरे साम्राज्य में, पूरे भारत में कितना धन होगा। उसने अंबी के साथ संधि करके भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। राजा अंबी ने सिकंदर को पोरस के ऊपर हमला करने को कहा। राजा पोरस और तक्षशिला के राजा अंबी के बीच दुश्मनी थी। सिकंदर ने राजा पोरस को आत्मसमर्पण करने का संदेश भिजवाया, लेकिन राजा पोरस ने मना कर दिया और युद्ध का न्योता भेज दिया। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध को बैटल ऑफ हाइडास्पेस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि झेलम नदी को ग्रीक भाषा में हाइडास्पेस कहा गया है। झेलम नदी के दोनों तरफ सिकंदर और पोरस की सेना खड़ी थी। सिकंदर के पास 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे। पोरस की सेना में 20,000 पैदल सैनिक और 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और करीब 150 हाथी थे। सिकंदर की सेना ने राजा अंबी की सहायता से रात में झेलम को पार किया और युद्ध के मैदान में राजा पोरस के सामने आ गया। सिकंदर के 11,000 सैनिकों ने झेलम पार किया और बाकी के सैनिक झेलम की उत्तर की दिशा की तरफ से आने लगे, जहां पर राजा पोरस के पुत्र ने मोर्चा संभाला हुआ था। सिकंदर और पोरस की सेना के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। राजा पोरस की सेना के हाथियों ने सिकंदर की सेना का बुरा हाल कर दिया। हजारों सैनिक मारे गए और साथ में भयंकर बारिश भी हो रही थी। राजा पोरस के हाथियों और कुशल घुड़सवार सेना ने सिकंदर की सेना का लगभग सफाया ही कर दिया था। सिकंदर अपनी सेना का यह हाल देखकर बहुत ही घबरा गया और उसने राजा पोरस के पास
संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे राजा पोरस ने स्वीकार कर लिया। इस तरह झेलम के किनारे हुए युद्ध में राजा पोरस की विजय हुई। राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुई संधि में लिखा था कि सिकंदर अब यहाँ से वापस लौट जाएगा। सिकंदर की मजबूरी थी राजा पोरस से संधि करना, क्योंकि अगर वो संधि ना करता तो राजा पुरु उसे मार डालते, और अगर किसी तरह सिकंदर जीत भी जाता तो आगे का रास्ता उसका बहुत मुश्किल होता, क्योंकि आगे मगध साम्राज्य था, जो उस वक्त भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। घनानद उस वक्त मगध का राजा था। इसी घनानद ने ही चाणक्य को भरी सभा में अपमानित किया था। इसी अपमान से आहत होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर नंद साम्राज्य के मालिक और अंतिम शासक घनानंद का अंत किया था। अगर सिकंदर पोरस से जीत भी जाता तो घनानंद के 5 लाख सैनिक के आगे सिकंदर के 50,000 थके हुए सैनिक एक दिन भी नहीं ठहर पाते। सिकंदर की सेना का मनोबल भी इस युद्ध के बाद टूट गया था और उसने नए अभियान के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, इसीलिए सिकंदर ने वापस जाने का फैसला किया। सैनिक विद्रोह और खराब स्वास्थ्य के कारण वो यूनान के लिए वापस चल पड़ा और मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह झेलम नदी के किनारे इस युद्ध में पोरस ने सिकंदर को हराया था। लेकिन हमारे इतिहास में यह कहीं नहीं लिखा, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पूरे इतिहास को नष्ट कर दिया। हालांकि ईरानी और चीनी इतिहासकारों ने लिखा कि पोरस ने किस तरह सिकंदर को हराया और सिकंदर को मजबूरी में समझौता करके वापस लौटना पड़ा। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस ने अपने स्वामी की इच्छा पूरी करने के लिए भारत पर फिर से आक्रमण किया था, जिसमें वो हार गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था और बाद में संधि में उसकी बेटी हेलेना से शादी कर ली थी। सिकंदर मगध साम्राज्य तक पहुंचा ही नहीं था। पोरस की मृत्यु के बारे में भी कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि पोरस की हत्या की गई थी। बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि पोरस की हत्या घनानंद ने करवाई थी, क्योंकि उस वक्त पोरस ने चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का प्रयत्न किया था। जबकि बहुत से इतिहासकार ये भी मानते हैं कि राजा पोरस की हत्या चाणक्य ने करवाई थी, ताकि चंद्रगुप्त मौर्य को आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। तो जो कहावत हमने सुनी है कि जो जीता वही सिकंदर, ये कहावत गलत है और वह यूनानी लोग कहते हैं ताकि सिकंदर को महान बना सके, जबकि सही कहावत तो ये है कि जो जीता वही पोरस। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।